बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कैटसन के चैप्टर 41 को। सबसे पहले पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले एंडोक्राइन हार्मोन्स का बताया हुआ है। हमारे पास ए सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन, हमारे पास बीटा सेल से रिलीज होता है अमाइलिन, और उसके बाद बीटा सेल से रिलीज होता है मशहूर ज़माना इंसुलिन। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारे पास डेल्टा सेल से रिलीज होते हैं सोमेटोस्टेटिन, और हमारे पास एफ सेल से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। उसके अलावा हमारे पास ग्रेलिन भी रिलीज होता है पैंक्रियाज से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैंक्रियाज की जो एब्नॉर्मलिटी है वो है डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि इंसुलिन के कम इफेक्ट की वजह से होती है। हो सकता है इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो रही हो सकता है इंसुलिन सही से काम ना कर पा रही हो। और ग्लूकागॉन हाइपोग्लाइसीमिया का हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज करता है। डायबिटीज मेलाइटिस की हमारे पास टाइप की बात कीजिए तो सबसे पहले होती है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस यंग लोगों में ज़्यादातर होती है। इसकी जेनेटिक काम रिलेशन काफ़ी कम होता है। ओबेसिटी इसका खास ताल्लुक नहीं है। इसमें होता यह है कि इंसुलिन के जो सेल्स हैं, यानी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोई इडियोपैथिक कॉज भी हो सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन ही कम होती है। तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्ट कर दी जाए। दूसरी होती है हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 2। ये सबसे कॉमन टाइप है हमारे पास, जो कि तकरीबन 80 से 85% पेशेंट्स को यही वाली होती है। ये ऊपर यानी कि बड़ी एजेस में जाके हो रही होती है, एडल्ट्स की बीमारी है, और ये ओबेसिटी में खास तौर पर ज़्यादा होती है। इसमें ये होता है कि इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है, तो इसमें हम मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज़्यादा टाइप 2 रहती है तो वो ऑटो इम्यूनिटी भी कॉज कर सकती है, जिसको हम कहते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्टहुड। ये डायबिटीज़ टाइप 2 के सिर्फ 10 to 15 पेशेंट्स को होती है। उसके अलावा ये ओबेसिटी के साथ इसका खास ताल्लुक है, और इसको ट्रीट करने के लिए हम मुख्तलिफ इंसुलिन और नॉन इंसुलिन ड्रग्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अदर टाइप्स आती हैं। अदर टाइप्स में वो होती है जिस तरह कुचिंग सिंड्रोम से हो गई या किसी ड्रग से ग्लूकोज लेवल बढ़ गए, और एक और होती है जेस्टेशनल टाइप, जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। फिर बता रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ब्लड ग्लूकोज सही है, यानी कि डायबिटीज़ के अंदर हमने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को 120 से कम रखना होता है। यानी कि नॉर्मल लोगों में 120 से कम होती है। अगर इससे ऊपर होगा इसका मतलब डायबिटीज़ है। रैंडम में 200 से कम होना चाहिए, और पोस्ट ब्रांडियल यानी कि खाने के बाद भी 200 से कम होना चाहिए। उसके अलावा हीमोग्लोबिन A1C HbA1c होता है, जिससे हमें पिछले 3 महीने की ग्लूकोज का पता चलता है। अगर HbA1c हाई हो तो भी पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ है। इंसुलिन की बात की जाए तो ये एक प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में रिलीज होता है। प्रो इंसुलिन एक 86 अमाइनो एसिड की चीज़ है। प्रो इंसुलिन ये ब्रेक डाउन होकर बनता है 51 अमाइनो एसिड की इंसुलिन और 31 अमाइनो एसिड का सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड का हमें कोई खास फंक्शन नहीं पता, बस ये है कि जब बॉडी में सी पेप्टाइड होता है हमें पता चलता है कि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि बॉडी जब इंसुलिन प्रोड्यूस करती है तो इंसुलिन के साथ साथ सी पेप्टाइड भी बनता है। जबकि जब हम इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लगाते हैं तो वो सिर्फ इंसुलिन होती है, उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। इंसुलिन का काम होता है अल्टीमेटली आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करना। इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो इंसुलिन हमारे पास ट्रांसफेरेंट टायरोसिन काइनेज पे लगता है, और ये मुख्तलिफ तरीकों से ग्लूकोज के लेवल्स को कम करेगा। कैसे कम करेगा? अगर मैं आपको कहूँ कि ग्लाइकोजन के टूटने से बनती है ग्लूकोज, प्रोटीन्स के टूटने से बनता है आपके पास अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसी तरह से फैटी एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लूकोज बनने को इनहिबिट करेगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन को भी इनहिबिट करेगा, ग्लूकोन्यूजेनेसिस को भी इनहिबिट करेगा, फैट लिपोलाइसिस को भी इनहिबिट करेगा। ठीक होगी बात? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन को अपटेक को प्रमोट करेगा, फैट्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। हर वो चीज़ जो ग्लूकोज से दूर जा रही हो उसको ये प्रमोट करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये ग्लूकागॉन की सिंथेसिस को इनहिबिट भी करता है। ग्लूकागॉन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन के मुख्तलिफ ऑर्गन से इफेक्ट देखे हैं तो लिवर के अंदर GLUT2 की वजह से ये एब्जॉर्ब होता है, और वहाँ जाके मुख्तलिफ एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, मुख्तलिफ एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, और ये वाले सारे काम कर रहा है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, वीएलडीएल सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है। स्केलेटल मसल के अंदर GLUT4 की मदद से ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। इसी तरह से एडिपोज टिश्यू के अंदर भी GLUT4 की वजह से ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखी जाए तो हमारे पास 4 तरह की इंसुलिन फार्माकोलॉजिकली प्रेजेंट होती हैं। एक होती है हमारे पास रैपिड इंसुलिन। फिर रैपिड इंसुलिन का काम 30 मिनट्स के अंदर अंदर शुरू हो जाता है और 1 घंटे तक इसकी पी आ जाती है। दूसरी होती है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसमें एक ही नाम आता है हमारे पास, वो है रेगुलर इंसुलिन। तीसरी होती है हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इस पर भी एक ही नाम है हमारे पास NPH, जिसको तो न्यूट्रल प्रोटामीन हैगेड्रॉन इंसुलिन। ठीक है, और फिर आती है आपके पास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इनको याद करने के लिए मैंने एक तस्वीर बनाई है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ये आप तस्वीर देखिएगा, ये तो हाँ जी, इसको याद करने के लिए आपके पास ऊपर एक लिस्ट लगी हुई है और एक ग्लू है, और एक ग्लू कोशिश कर रही है कि ये लिस्ट जो है ये पार्ट ऑफ रूफ बन जाए, चिपक जाए। यानी कि तो पार्ट से इंसुलिन एस पार्ट, लिस्ट से इंसुलिन लिस्प्रो, और ग्लू से इंसुलिन ग्लूलिसीन। ये सारे होते हैं हमारे पास रैपिड एक्टिंग। ठीक है, एक हो गया आपके पास लिस्प्रो, एक हो गया एस पार्ट, एक हो गया ग्लूलिसीन।
उसके बाद रेगुलर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, लॉन्ग एक्टिंग में 3 नाम आते हैं हमारे पास। बड़ा सा डेक नजर आ रहा है तो इंसुलिन डेग्लूडेक, और ये लार्ज डेक है तो इसलिए इंसुलिन ग्लार्जीन, और आपको नजर आ रहा है कि बच्चा डिटर्मेंट है कि इसको चलवाना है तो इसलिए इंसुलिन डेटर्मिन। सही के बाद साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो एक तो ये वेट गेन करवाता है क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, और उसके अलावा कभी कभी इंसुलिन के खिलाफ इम्यूनिसिटी कॉज हो जाती है। अच्छा, नॉन लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं वो पीकलेस होती हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती है लेकिन उनमें कोई पीक नहीं आती, जबकि शॉर्ट एक्टिंग में और रैपिड एक्टिंग में एक पीक जरूर आती है। उसके अलावा जो कॉन्टिन्यूस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन डिवाइसेस होती हैं, इन डिवाइसेस के अंदर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का इस्तेमाल हो रहा होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए या इमरजेंसीज में हम लोग या शॉर्ट एक्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को हम आइसोफेन भी कहते हैं। डिलीवरी सिस्टम 3 तरह से होता है, या तो हम लोग कार्ट्रिजेस दे सकते यानी कि इंजेक्शन लगा सकते हैं डिस्पोजेबल, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनहेल कर लें इंसुलिन को। इनहेल वाली भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती हैं, या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्यूजन डिवाइसेस होती हैं जो कि हर वक्त ग्लूकोज लेवल को देखती रहती हैं। जैसे ग्लूकोज थोड़ा बॉडी में थोड़ा बढ़ता है तो ये इंसुलिन को रिलीज कर देती हैं। हैजर्ड मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है इसका हाइपोग्लाइसीमिया। उसके अलावा वेट गेन की बात हमने कर ली, और इम्यूनिटी के खिलाफ हो सकती है, ये हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब आते हैं हम नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग। सबसे पहले सिक्रीटागॉग्स, ये सिक्रीशन इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये पोटेशियम पंप्स इनहिबिटर होते हैं। जब पोटेशियम पंप इनहिबिट होता है तो पोटेशियम बाहर नहीं जा पाता, पॉजिटिव आयन बाहर नहीं जा पाता, तो ये सेल डीपोलराइज होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन हो जाती है। सिक्रीटागॉग्स में एक आते हैं हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज की जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है उसमें 3 ड्रग्स आ रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट जनरेशन में 2 ड्रग आते हैं, टॉलबुटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में टॉलबुटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड। फिर जिसकी सेकंड जनरेशन है उसमें आते हैं आपके पास ग्लाइबोराइड और ग्लिपिजाइड, और थर्ड जनरेशन में आते हैं ग्लिम्पेराइड। या तीनों जी वाले को आप सेकंड जनरेशन या न्यू जनरेशन भी कह सकते हैं। ये जो न्यू जनरेशन होती है ये एक तो फायदा ये है कि ज़्यादा पोटेंट होती है, और दूसरी बात ये है कि इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स कम होते हैं। फर्स्ट जनरेशन का एक टॉक्सिक इफेक्ट था डाइसल्फारान लाइक रिएक्शंस, जो कि सेकंड जनरेशन के नहीं होते। तो सेकंड जनरेशन ज़्यादा पोटेंट होती है, यानी थोड़ी डोज ज़्यादा काम कर सकती है, और दूसरा डाइसल्फारान लाइक रिएक्शंस भी नहीं होते सेकंड डोज के, सॉरी सेकंड जनरेशन के। तो ये तो हो गया हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज। उसके अलावा हमारे पास मैग्नेटाइड और डी फ्रेनएलानाइन डेरिवेटिव, ये भी सिक्रीटागॉग्स ही है। ये भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, रैपिड एक्टिंग होते हैं। ये आमतौर पर फास्टिंग ग्लूकोज को नहीं, लेकिन सिर्फ पोस्ट पैरेंटल ग्लूकोज को इंक्रीज करने में, सॉरी ग्लूकोज कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। अगर सिक्रीटागॉग्स की टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इनकी भी टॉक्सिसिटी इंसुलिन की तरह एक तो इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी होगी हाइपोग्लाइसीमिया, और दूसरा पहली बात है ये प्रोटीन के साथ एक्सटेंसिवली बाउंड रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट रख सकते हैं। उसके अलावा वेट गेन इनकी भी प्रॉब्लम है, और एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया डाइसल्फारान लाइक रिएक्शंस करते हैं आपके पास फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज। नेक्स्ट आता है आपके पास बिगोनाइड्स। बिगोनाइड्स में आता है आपके पास मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बेसिकली इंसुलिन स्पेयरिंग होता है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, यानी बॉडी में इंसुलिन को नहीं बढ़ाता लेकिन इंसुलिन के काम करता है, तो जिसकी वजह से बॉडी इंसुलिन के प्रोडक्शन काम कर देती है। बॉडी कहती है इंसुलिन के काम तो पहले ही हो रहे हैं। ठीक है बात। तो बाइगोनाइड्स क्या कर रहे होते हैं आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, फिर इसी तरह से ग्लूकोज के अपटेक को भी इनहिबिट कर रहे होते हैं, और सॉरी ग्लूकोज के अपटेक को प्रमोट कर रहे होते हैं, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे होते हैं कि जीआईटी में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब ना हो सके। फिर इसी तरह से ग्लूकागॉन के लेवल्स को भी ये कम कर रहे होते हैं। और फिर वो बता रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये साइक्लिक एएमपी के रूप में काम कर रहा होता है, और इसका इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है क्योंकि ये इंसुलिन को ज़्यादा रिलीज नहीं करवाता, और इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट की वजह से वेट गेन कॉज नहीं करवाता। इसीलिए ओबेसिटी वाले टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है हमारे पास वो मेटफॉर्मिन यानी कि बाइगोनाइड्स होते हैं। और जिन फीमेल्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, उन फीमेल के अंदर फर्टिलिटी को बहाल करने में भी मेटफॉर्मिन रोल प्ले करता है। इसकी टॉक्सिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिडोसिस, तो ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करवाता है। उसके अलावा नॉजिया डायरिया वगैरह कॉज करवाएगा। थायाजोलिडिनिडायोन्स की बात की जाए तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम है, रोजीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन। उसके अलावा एक और होता है ट्रोग्लिटाजोन। ये करते क्या बेसिकली पपार गैमा रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ये एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी प्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है जो प्रोटीन्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो अल्टीमेटली इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई, जिसकी वजह से ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाएगा, और फास्टिंग और पोस्ट पिरांडियल दोनों ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में काम आएगा। उसके अलावा ये एचडीएल लेवल्स को भी इंक्रीज करता है पायोग्लिटाजोन। बात अगर मैं आपको बताऊं तो रोजीग्लिटाजोन का खास तौर पर साइड इफेक्ट ये होता है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डेथ कॉज कर देता है, ये हार्ट के ऊपर बड़े गंदे असरात रखता है। उसके अलावा एक और होता है ट्रोग्लिटाजोन, वो अब हम इतना इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता था। ठीक है बात। पायोग्लिटाजोन इन सब में सबसे बेहतर होता है, सबसे कम टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ओवरऑल अगर आपको बताया जाए फीमेल्स के अंदर फ्रैक्चर्स इंक्रीज करते हैं, ये भी एक टॉक्सिसिटी है। उसके अलावा इंड्यूस करते हैं साइटोक्रोम P450 को, जिसकी वजह से जाहिर बात है जो भी ड्रग साइटोक्रोम P450 मेटाबोलाइज करता है उन ड्रग्स की हाफ लाइफ कम हो जाती है। उसके अलावा एनीमिया, एडिमा और वो सारे जो फ्लूइड रिटेंशन वाले इफेक्ट्स हैं वो भी इनकी टॉक्सिसिटी में आते हैं।
और पायोग्लिडाजोन ब्लैडर कैंसर भी कॉज कर सकता है। फिर आते हैं हमारे पास ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एनालॉग, जीएलपी एनालॉग के लिए भी मैंने एक चीज़ बनाई हुई है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिएगा, इसमें आते हैं हमारे पास इंक्रेटेंस, जिनके नाम याद करने के लिए। ये एक अरबी दुला है जो कि लीरा पकड़ा रहा है, लेकिन लीरा टूट के आधा हो गया हुआ है, और ये अरबी दुला सहारे के लिए एक पैंक्रियास पकड़ा हुआ है इसने। ठीक होगी बात। तो अरबी से आपको याद हो जाएगा एल्बी ग्लूटाइड, लीरा से याद हो जाएगा लीरा ग्लूटाइड, सेमा ग्लूटाइड, क्योंकि ये हाफ हुआ हुआ है, और दुला बना हुआ है तो डूला ग्लूटाइड। ये तो हो गया आपके पास इंक्रेटेंस के नाम, यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड को इंक्रेटेंस भी कहते हैं। ये हो गए उनके नाम। मॉलिक्यूलर एक्शन इसका जी प्रोटीन के थ्रू काम करता है, और पैंक्रियास में इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाता है, पैंक्रियास से ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को कम करता है। ये इसके इफेक्ट्स हो गए। और टॉक्सिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, पैंक्रियाटाइटिस। ठीक हो की बात। इंसुलिन नॉर्मल इंसान के अंदर, अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं, एक नॉर्मल इंसान के अंदर इंक्रेटेंस रिलीज होते हैं जब वो खाना खाते हैं, तो इंक्रेटेंस रिलीज होते हैं और इंसुलिन की फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो हम यही इंक्रेटेंस ड्रग की फॉर्म में दे देते हैं ताकि इंक्रेटेंस का काम ज्यादा हो सके। तो बेसिकली जीआईटी रिलीज होने वाला एक नॉर्मल हार्मोन है जो कि हम ड्रग की फॉर्म में भी दे देते हैं। और टॉक्सिसिटी क्या होगा इसकी, एक्यूट फैटल पैराटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस। अच्छा जी, DPP4 इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये इंक्रेटेंस के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि डायपेप्टाइड पेप्टिडेज जो होता है ये इंक्रेटेंस को तोड़ता है, और इसके जो इनहिबिटर है जाहिर बात है पेप्टिडेज को तोड़ने से रोक लेंगे। तो इसके इनहिबिटर्स में कौन कौन से नाम आते हैं, अब आप देखते हैं। एक लड़की है अलीना जो कि बैठी हुई है स्टूल पे, एक हेक्सागोन स्टूल पे, और पीछे एक बंदा वेल्डिंग कर रहा है, अलीना हाथ में आलू पकड़ा हुआ है। ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पे जो होते हैं ये ग्लिप्टेन होते हैं, तो आलू से आलू ग्लिप्टेन, अलीना से लीना ग्लिप्टेन, इसी तरह हेक्सागोन से सेक्सा ग्लिप्टेन, पीछे वेल्डिंग कर रहा है विल्डा ग्लिप्टेन। तो ये होगा आपके पास DPP4 इनहिबिटर्स के नाम। इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, नेजोफेरेंजाइटिस और हेडेक, ऊपर के काम इसकी टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हो गया आपके पास DPP4 इनहिबिटर्स भी डायबिटीज में ये भी काम करेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे फास्टिंग और पोस्ट पैरेंटल ग्लूकोज को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। फिर आते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। इसमें दो नाम है आपके पास, एक कार्बोज और मिग्लिटोल। ये क्या करते हैं, आपके फूड के अंदर जब अल्टीमेटली अगर आपकी जीआईटी है तो जब डायसैकेराइड्स तक ब्रेक डाउन हो जाता है, तो डायसैकेराइड्स को फर्दर मोनोसैकेराइड में ब्रेक करने के लिए आपके पास ग्लूकोसिडेज एंजाइम होता है ब्रश बॉर्डर पे। तो ये अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स होते हैं, वो उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स के जो डायसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स में यानी कि ग्लूकोज में ब्रेक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे, किससे इनहिबिट करेंगे, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स की मदद से। तो ये हम खाने के साथ देते हैं ताकि खाने में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब ना हो सके। तो ये सिर्फ पोस्ट पैरांडियल ग्लूकोज को कंट्रोल करने में ही रोल प्ले करेंगे। जाहिर सी बात है फास्टिंग ग्लूकोज में इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि सिर्फ खाने को ही एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है। इसका सिर्फ यही इफेक्ट होता है कि खाने को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। फास्टिंग ग्लूकोज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब चूंकि ये जीआईटी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को रखेगा, तो इसकी टॉक्सिसिटी ये होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट जब बैक्टीरिया यूज करता है, जाहिर बात है बहुत सारी गैस बनेगी। तो फ्लैटुलेंस हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, डायरिया हो गया, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। और अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है और वो पेशेंट अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर भी ले रहा है, उस पेशेंट को सुक्रोज कभी ना देना, क्योंकि सुक्रोज दिया तो वो काम ही नहीं करेगा, सुक्रोज ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे पेशेंट में अगर आपने ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना तो डायरेक्ट ग्लूकोज की डिप लगाना, उसको सुक्रोज की कभी ना लगाना। सिंपल सी बात की। फिर आती है प्रेमलिनटाइड जो कि अमाइलिन भी होती है। ये भी आपके पास सीएनएस में जाके एपेटाइट को कम करती है। बंदे को कहती है भाई मुझे भूख नहीं लग रही, खाना कम खाओ। एपेटाइट को कम करती है, ग्लूकागॉन की रिलीज को कम करती है। तो इसके साइड इफेक्ट्स में क्या आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, सीजर्स वगैरह आते हैं, और बस यही बातें थी। फिर SGLT2 इनहिबिटर्स, बेसिकली होता ये है कि आपका जो नेफ्रॉन है वो जितनी भी ग्लूकोज निकलती है वो सारी ग्लूकोज को, ये अगर आपका नेफ्रॉन है, बोमेंस कैप्सूल हो गया ये, और ये आपका प्रोक्सिमल कन्वर्टिब्यूल हो गया। तो यहाँ से आपके पास होते हैं को ट्रांसपोर्टर जो कि सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और ग्लूकोज को भी सारी की सारी ग्लूकोज ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। हम इनको इनहिबिट कर देते हैं ताकि ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब ना हो सके और बहुत सारी ग्लूकोज यूरिन के थ्रू जाया हो जाए। तो ये ग्लूकोज सूर्य कॉज करवाते हैं, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज को निकालते हैं। जो कि टॉक्सिसिटी ये होती है कि जो यूरिनरी ट्रैक है उसके अंदर ग्लूकोज आ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकती हैं, UTI हो सकते हैं, जेनेटल इन्फेक्शन हो सकती हैं, खासतौर पर फीमेल्स के अंदर कैनेडियासिस हो सकता है, वल्वो वेजाइनल कैनेडियासिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कॉज इसकी टॉक्सिसिटी होती है। इसमें नाम कौन कौन से आते हैं, बेसिकली इर्तुग्रुल को उसके पापा ने एम्पावर कर दिया, तो इर्तुग्रुल से इर्तुग्लिफ्लोजिन, पापा से डापाग्लिफ्लोजिन, और एम्पावर से इम्पग्लिफ्लोजिन। तो ये आपको उसके नाम याद हो जाएंगे। तो ये बात हमने पढ़ ली है। अच्छा, इन सारों में से अगर आपसे पूछा जाए कि पैरेंटल कौन से होते हैं, तो एक इंसुलिन होती है जो कि पैरेंटल होती हैं, दूसरा अमाइलेंस पैरेंटल होती हैं, तीसरा इंक्रेटेंस पैरेंटल होती हैं। बाकी सारे ओरल फॉर्म में देते हैं हम। टाइप 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं और प्रेमलिनटाइड देते हैं। बस इन सब में से सिर्फ प्रेमलिनटाइड है जो कि टाइप 1 में देनी है, बाकी सारे टाइप 2 में देते हैं।
टाइप 2 डायबिटीज में सबसे पहले नंबर पे हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पे हम देंगे पेशेंट को मेटफॉर्मिन आमतौर पे अच्छे इफेक्ट रखती है, लेकिन को 5 साल बाद मेटफॉर्मिन का इफेक्ट कम होना शुरू होता है। तो फिर तीसरे नंबर पे हम और ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी में कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखें। अगर डायबिटीज के पेशेंट में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखा तो हम रेटिनल हेमरेज और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज और वैस्कुलर एब्नॉर्मैलिटीज इन सारी बीमारी से बच सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्लूकागॉन के बारे में एंड में जिक्र किया हुआ है। ये ए सेल से रिलीज होने वाला एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि जीएस प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू काम करता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। मतलब ये बात, ये हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। उसके अलावा नॉर्मल काम तो ये होते हैं, इसके हेपेटोग्लूकोनेजेनेसिस को इंक्रीज करेगा और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज करेगा ताकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन को बढ़ाया जा सके। सारी बात है, हाइपोग्लाइसीमिया में रिलीज होता है और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हार्ट रेट स्लो हुआ है तो उस पेशेंट को ग्लूकागॉन दे दो, क्योंकि ग्लूकागॉन ने बीटा रिसेप्टर्स को यूज किए बगैर हार्ट रेट को बढ़ा देना है। ये हीरो होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।